दोस्तों, आज की कहानी में कुछ साइंटिस्ट की टीम को मार्स में एक बहुत ही अजीब सी साउंड वेव का पता लगाने के लिए भेजा जाता है, पर बहुत ही रहस्यमय तरीके से उनकी वही मौत हो जाती है। और जब धरती से दूसरा मिशन मार्स पर पहुंचता है तो वहां पहुंचने पर उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की पूरी कहानी को आज की इस वीडियो में। तो मूवी की शुरुआत में हमें कुछ एस्ट्रोनॉट को एक पार्टी में एंजॉय करते हुए दिखाया जाता है और ये पार्टी उनके लिए बहुत ही खास थी क्योंकि कल उनका पहला मिशन मार्स ग्रह के लिए रवाना होता। और इस पार्टी में वुडी और उसकी पत्नी टेरी भी मौजूद थी। और अब हमें मिशन का कमांडर लूक को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे के पास जाता है क्योंकि उसका बेटा अपने फादर से बिछड़ने को लेकर बहुत ही उदास था। और फाइनली उस पार्टी में एक और क्रू मेंबर जिम की भी एंट्री होती है जो कि कल के मिशन का पायलट होने वाला था, पर जिम उस मिशन के फाइनल टेस्ट को पास नहीं कर पाता और इस बात के लिए वो बहुत ही दुखी था। और ये सीन यही एंड हो जाती है। और अब हमें 13 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सारे क्रू मेंबर मार्स पर लैंड कर चुके थे और वे लोग एक रोवर के जरिए मार्स की सतह की धूल को कलेक्ट कर रहे थे। पर इसी खोज के दौरान उन्हें अपने शटल से 16 किलोमीटर दूर एक अजीब सा पत्थर मिलता है जिसमें कुछ आकृतियां बनी हुई थी और उनके मुताबिक ऐसी आकृतियां नेचुरली नहीं बन सकती। और अब ल्यूक धरती पर जिम को कांटेक्ट करता है जो कि धरती से उनके लिए मिशन को हैंडल करने वाला था। और अब वे लोग उस पत्थर को करीब से रिसर्च करने के लिए एक बड़े से रोवर को लेकर मार्स की धरती पर निकलते हैं। और वहां पहुंचने पर पाते हैं कि वो पत्थर एक बड़े से पहाड़ का हिस्सा है और उस पहाड़ में से एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव बाहर निकल रही थी। और वे लोग अंदर जाने से पहले रडार के जरिए कुछ और रिसर्च करते हैं और उन्हें वहाँ बहुत सारे मेटल की भी जानकारी मिलती है जो कि पूरे पहाड़ में मौजूद थी। और अब टीम रडार के पावर को बढ़ाती है ताकि मेटल के कॉम्पोजिशन का पता लगाया जा सके। पर तभी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल की वजह से उनका रडार खराब हो जाता है और अचानक से उस पहाड़ के चारों तरफ धूल का तूफान भी उड़ने लगता है और वो तूफान उन एस्ट्रोनॉट की तरफ बढ़ता है और एक एक करके उन एस्ट्रोनॉट को घायल करने लगता है। और तभी वो तूफान एक क्रू मेंबर को अपने अंदर खींच लेता है और बाकी एस्ट्रोनॉट अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। और इधर धरती पर जिम बहुत ही हैरान था क्योंकि ये तूफान बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। और तभी लूक जख्मी हाल में अपने साथ घटे हादसे की पूरी जानकारी देता है और धरती पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आगे क्या किया जाए क्योंकि मार्स तक पहुंचने के लिए उन्हें 6 महीने का इंतजार करना था और 6 महीने बाद ही वे लोग कुछ कर सकते थे क्योंकि उस समय मार्स धरती के सबसे करीब होता है। पर जिम यहाँ चीफ को एक आइडिया देता है और कहता है कि अगर हम शटल के लोड को कम करके फ्यूल ज्यादा ले लें तो हम कुछ महीनों में मार्स तक पहुंच जाएंगे। और अब चीफ जिम के साथ वुडी और टेरी को भी भेजता है क्योंकि जिम ने अभी भी फ्लाइट के लिए सारे टेस्ट पास नहीं किए थे। और अब मार्स 2 मिशन लॉन्च हो चुका था और धीरे धीरे मार्स की तरफ बढ़ रहा था। पर मार्स के नजदीक जाते ही उन्हें अपने पहले मिशन के बेस से कुछ दूर 3 कब्र नजर आते हैं और वे लोग ये अनुमान लगाते हैं कि ये कब्र जैसी आकृति मार्स पर उठे भूकंप की वजह से बने हैं। पर वुडी अंदर से जानता था कि मार्स में ऐसा कुछ तो है जिनके बारे में उन्हें अब तक नहीं पता। और अब वो लोग मार्स के ऑर्बिट में पहुंचने वाले थे और लॉन्च की तैयारी कर रहे थे। पर तभी अचानक से एक छोटा सा उड़ता हुआ मेटियोर मार्स 2 के शटल के ग्लास को छेद करते हुए एक क्रू मेंबर के हाथ के आर पार हो जाता है और विंडशील्ड के टूटने के कारण एयर प्रेशर धीरे धीरे लो होने लगता है। वुडी फौरन उस होल को फिक्स करता है पर एयर प्रेशर अभी भी बहुत ही तेजी से नीचे गिर रहा था और इसका मतलब साफ था कि शटल में और भी कई होल्स हो चुके हैं जिन्हें ठीक करना बाकी था। वुडी शटल से बाहर जाता है ताकि होल्स को ढूंढकर ठीक कर सके, पर इतने बड़े शटल में एक छोटे से होल को ढूंढ पाना नामुमकिन था। फिर टेरी को एक आइडिया आता है और वो एक ब्लड का पैकेट खोल देती है और उसमें से ब्लड बाहर आकर उसी होल्स के जरिए शटल से बाहर निकलने लगता है और आखिरकार वुडी सारे होल्स को बंद कर ही लेता है। और अब वुडी शटल को और भी इंस्पेक्ट करना चाहता था पर एक क्रू मेंबर उसे फौरन ही अंदर आने को कहता है क्योंकि वे लोग मार्स के ऑर्बिट के बहुत ही करीब थे और वे लोग शटल के इंजन को स्टार्ट करने वाले थे ताकि मार्स के ऑर्बिट में सुरक्षित एंटर कर सके। पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शटल के फ्यूल चैम्बर पर बहुत सारे स्क्रैचेस आ चुके हैं। और पायलट जैसे ही शटल के इंजन को स्टार्ट करता है तो स्क्रैच हुए एरिया से फ्यूल बाहर की ओर आने लगता है और इंजन इग्नाइट होने की वजह से वो फ्यूल आग पकड़ लेता है और इंजन वहीं ब्लास्ट हो जाता है। और उन लोगों की जान आफत में फंस चुकी थी क्योंकि शटल पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर मार्स की सतह पर क्रैश लैंड करने वाला था और इससे वे सारे लोग मारे जाते।
पर तभी उन्हें एक छोटे से कैप्सूल के बारे में पता चलता है जो कि मार्स 1 मिशन के द्वारा मार्स के ऑर्बिट में छोड़ा गया था और वो कैप्सूल उनसे महज 1 किलोमीटर दूर था। और अब सारे लोग शटल को छोड़कर उस कैप्सूल तक जाने का फैसला करते हैं ताकि वे लोग अपनी जान बचा सके। पर उस कैप्सूल के नजदीक जाते ही उन्हें पता चलता है कि वो कैप्सूल उनकी उम्मीद से ज्यादा तेज रफ्तार से ट्रेवल कर रहा था। और अब वुडी उस कैप्सूल को पकड़ने के लिए खुद को बूस्टर के जरिए एक धक्का लगाता है और एक रस्सी लेकर कैप्सूल की तरफ बढ़ता है, पर रास्ते में ही उसके बूस्टर का फ्यूल खत्म हो जाता है। पर वुडी किसी तरह उस रस्सी को उस कैप्सूल में फंसा देता है, पर खुद उस कैप्सूल को पकड़ने में नाकामयाब रहता है। और क्योंकि बूस्टर का फ्यूल भी खत्म हो चुका था, इसलिए वो अंतरिक्ष में अपने क्रू से दूर गुम होता जाता है। और तभी बाकी क्रू मेंबर उस कैप्सूल को पकड़ लेते हैं और टेरी वुडी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। पर वुडी यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि अगर टेरी उसे बचाने के लिए आई तो टेरी के जेट पैक में भी वापस जाने के लिए फ्यूल नहीं बचेगा। पर टेरी एक आखिरी कोशिश करती है और रस्सी को वुडी की तरफ फेंकती है, पर वो रस्सी भी वुडी तक नहीं पहुँच पाती। और अब वुडी जानता था कि उसकी मौत पक्की है और इसलिए वो बाकी के क्रू मेंबर की जान बचाने के लिए टेरी को कहता है कि वो उससे बहुत ही प्यार करता है। और इतना कहकर वो खुद ही अपने स्पेस सूट को खोल देता है और टेरी की आंखों के सामने वुडी की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। अगले सीन में वो तीनों सर्वाइवल मार्स की धरती पर लैंड करते हैं और मार्स 1 मिशन के लोकेशन तक पहुंचते हैं। और कैंप के अंदर जाते ही वहां उन लोगों को सारे इक्विपमेंट्स रनिंग कंडीशन में मिलते हैं। और तभी पीछे से लूक आता है जो कि अभी तक जिंदा था और लूक बाकी लोगों को एक भ्रम समझकर उस पर हमला कर देता है। पर तभी जिम लूक को उसके बेटे के बारे में बताता है कि उसका बेटा उससे बहुत प्यार करता है और वो अभी भी उसे जिंदा देखने की उम्मीद में है। और ये सुनकर लूक होश में आता है और देखता है कि वाकई में धरती से उसके दोस्तों से बचाने के लिए आए हैं। पर वुडी के बारे में जानकर उसे बहुत ही झटका लगता है। थोड़ी देर बाद जिम लूक से उस हादसे के बारे में पूछता है और लूक कहता है कि उस पहाड़ से एक बहुत ही खतरनाक तूफान उठा था जिसने उसके क्रू के सारे मेंबर को मार डाला, पर वो अभी तक जिंदा है और उसे ही उस पहाड़ की मिस्ट्री को सॉल्व करना होगा। और ये सुनकर सारे क्रू मेंबर लूक को पागल समझने लगते हैं क्योंकि लूक पिछले 1 साल से मार्स की धरती पर बिल्कुल ही अकेला था। पर लूक उन सबको बाहर हादसे वाली जगह पे लेके जाता है और वे लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ एक तूफान उठा है जो कि कुछ ही घंटों में इस पूरे इलाके को अपने अंदर समेट लेगा। और अब लूक अंदर आता है और जिम को एक वीडियो फुटेज दिखाता है जिसमें वो माउंटेन एक इंसानी चेहरे की तरह लग रहा था और ये देखकर सारे लोग हैरान थे। और अब जिम उस लो फ्रीक्वेंसी साउंड को वापस से प्ले करने को कहता है और लूक वो रिकॉर्डिंग प्ले करता है और कहता है कि सारी फसाद की जड़ ये साउंड ही है। और लूक यहाँ कहता है कि पिछले 1 सालों में उस पहाड़ से बहुत बार लो फ्रीक्वेंसी साउंड निकले थे और लूक उन सबको बस डिकोड करने में लगा रहा और आखिरकार उसने इस फ्रीक्वेंसी को डिकोड कर ही लिया। और वो फ्रीक्वेंसी एक डीएनए मॉडल की थी। और अब टेरी कहती है कि ये डीएनए इंसानों का नहीं है क्योंकि इस मॉडल में क्रोमोसोम के लास्ट पेयर मिसिंग थे। और अब जिम उस मॉडल को देखकर ये अनुमान लगाता है कि जरूर कोई है जो कि उस बड़े से फेस के अंदर है और ये मिसिंग क्रोमोसोम एक तरह का सवाल है। और क्योंकि पिछली बार वे लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने में असफल रहे थे, इसलिए उस बड़े से फेस ने उन सबको खतरा समझकर उन पर हमला किया। मगर अब इस बार वे लोग लास्ट मिसिंग क्रोमोसोम को ऐड करके इस सिग्नल को वापस से उस बड़े से फेस की ओर भेजने वाले थे। पर इस बार वे लोग रिस्क नहीं लेना चाहते और इसलिए वो इस सिग्नल को एक रोबोट में फिट करके खुद दूर रहकर ऑब्जर्व करने वाले थे। और अब उस रोवर के जरिए उस सिग्नल को उस बड़े से फेस के अंदर भेजा जाता है और उस सिग्नल के मिलते ही उस बड़े से फेस में एक दरवाजा खुलता है और अब वे लोग इसे एक इन्विटेशन समझकर उस दरवाजे से अंदर पहुंचते हैं। पर अंदर जाने से पहले जिम अपने साथी क्रू मेंबर को समय पर मार्स को छोड़कर धरती की ओर निकल जाने को कहता है, भले ही वो लोग वापस आए या नहीं। और अब लूक, जिम और टेरी तीनों उस दरवाजे से अंदर की ओर आते हैं और देखते हैं कि उस कमरे के अंदर धरती जैसा ही वातावरण है और वे लोग अपने हेलमेट को उतार देते हैं। और तभी उनके पीछे एक और दरवाजा खुलता है और वो तीनों उस दरवाजे से अंदर की ओर जाते हैं। और उस रूम के अंदर जाते ही उन्हें हमारे सोलर सिस्टम का एक 3D मॉडल प्रोजेक्ट होता हुआ मिलता है। और तभी हमें एक एलियन भी नजर आता है और वो एलियन इस मूवी का मेन प्लॉट रिवील करता है और हमें उस एलियन से पता चलता है कि इस धरती पर लाइफ कैसे पनपी थी। वो एलियन आगे कहता है कि करोड़ों साल पहले मार्स भी धरती की तरह ही हरी भरी थी और फिर एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड मार्स पर गिरता है और उसने मार्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया। और फिर वो एलियन स्पीसीज एक नए ग्रह की तलाश में दूसरे गैलेक्सी में मूव करने लगे और साथ ही साथ धरती में भी अपने डीएनए से लैस एक छोटे स्पेस शटल को भेजा और उसी की बदौलत आज धरती पर जीवन है।
और अब जिम को पता चल चुका था कि इन मार्शियन की डीएनए के कारण धरती पर इंसान जन्मे हैं और अब वे सारे लोग धरती के इमेज के ऊपर एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो जाते हैं और वहाँ एक बड़ा सा सर्कल बन जाता है और तभी वो एलियन अंधेरे में गुम हो जाता है। और ठीक तभी जिम को अपने उस क्रू मेंबर की आवाज आती है और वो कहता है कि बहुत जल्दी वो तूफान हमारे शटल को बर्बाद कर देगा। और ये सुनकर सारे लोग उस बड़े से फेस से बाहर निकलने लगते हैं, पर जिम यहाँ बाहर जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो इस एलियन स्पेस शटल के जरिए वो दूसरे गैलेक्सी को एक्सप्लोर करेगा और आखिर में वो हमेशा से यही तो चाहता था। और अब लूक और टेरी जिम को गले लगाते हैं और फिर उस अमेजिंग से कमरे से बाहर आते हैं और अब तूफान काफी गहरा हो चुका था और लूक और टेरी जल्दी से स्पेस कैप्सूल तक पहुंचते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ जिम एक बड़े से सर्कल के अंदर आता है और वो सर्कल एक कैप्सूल में बदल जाता है और जिम को स्पेस में टेलीपोर्ट कर देता है और अब वो बड़ा सा फेस एक टेलीपोर्टिंग डिवाइस में बदल जाता है और आउटर स्पेस में टेलीपोर्ट हो जाता है। और इधर लूक और टेरी भी अपने प्यार इसी धरती की ओर लौट जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और अनोखी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।